अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं विद पास पेपर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन, सेकंड टॉपिक है टर्मिनल स्पीड और थर्ड टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस करने वन बाय वन, और इनसे रेलिवेंट जो CIA के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम जो वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, इवन के जो किसी पेज पे जो हम राइट डाउन भी करते हैं अपने हाथों से, तो इन सब में जो फ्रिक्शन है वो इन्वॉल्व होती है। तो फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी की मोशन को हमेशा अपोज करती है, किसी भी मोशन को अपोज करती है। इस लेक्चर में मैंने ओ लेवल और IGCSE के अकॉर्डिंग ही जो उनका कंटेंट है या जो बाउंड्रीज जो हैं कैम्ब्रिज ने आपको दी हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा फ्रिक्शन को। ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल सा नहीं है, लेकिन ओ लेवल्स के अकॉर्डिंग ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसकी जो डेप्थ है, डिटेल है, वो फिर ए लेवल्स में आगे हम डिस्कस करेंगे। आपने जो पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। फ्रिक्शन जो है किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है, और ये सेकंड पॉइंट है कि ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपने राइट डाउन करने हैं, माइंड में रखने हैं। और इसके बाद इसके आगे टाइप्स हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक बेसिक सा ही ओवरव्यू देना है। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज़ ये एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कोई एक क्रेट है, ये एक क्रेट है। आप इस क्रेट को पुश करते हैं, यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करते हैं, आपकी फोर्स की वजह से भी क्रेट जो है वो मूव नहीं करता। न्यूटन लॉज में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, वो इनर्शिया की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रिक्शन का। एक्चुअली क्रेट जो है वो रेस्ट पे है ना, इनर्शिया तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इनर्शिया इस बॉडी की वजह से है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो इस सरफेस की वजह से है। अगर आप बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आएगा, और अगर आप इस फ्लोर की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा। ठीक है, तो चूंकि हम फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो फ्लोर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन जो फ्लोर है और ये जो क्रेट है, इसकी जो बॉटम है, इनके दरमियान एक फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन जो है इस फ्लोर पर इस क्रेट को मूव होने नहीं देना चाहती। वो फ्रिक्शन बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में आप ये याद रखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये प्रिवेंट करती है किसी भी बॉडी की मोशन को। ये पॉइंट आपने राइट डाउन करना है, याद रखना है। और फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी, तो जो फोर्स हमने अप्लाई की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जो फ्रिक्शन की फोर्स एक्सर्ट हो रही है। फ्रिक्शन की सेकंड टाइप जो है वो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक, जैसे आपको पता है कि मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शन एक्सर्ट होती है। वो रोड की हो सकती है और वो एयर फ्रिक्शन भी हो सकती है। तो मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन की फोर्स एक्सर्ट होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। चलें पूरा नाम ही लिख देते हैं। ये उस वक्त एक्ट करती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होता है। ठीक है, ये सॉलिड्स की वजह से भी होती है, यानी सरफेस जो अभी हमने डिस्कस की थी, लिक्विड की वजह से भी होती है, और गैसेस यानी एयर की वजह से भी होती है। तो ये फ्रिक्शन के बारे में एक जनरल सा ओवरव्यू था। एक इसका जो पास पेपर का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन है, डायग्राम शोज अ ब्लॉक ऑफ स्टोन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ सरफेस का मतलब है फ्रिक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। फोर्स P acts on the block as shown. The block is at rest. ये ब्लॉक रेस्ट पे है। A frictional force acts on the block. Which row shows the direction and size of
एफ, यानी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है और साइज भी बताना है। डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था ऑलवेज ऑपोजिट, तो इसका मतलब है कि पी जो है वो राइट वर्ड है तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट वर्ड होगी, इसका मतलब है ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है। साइज यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उस वक्त होता है जब उस पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो नेट फोर्स ज़ीरो उस वक्त होगी जब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। तो इसका मतलब है कि एफ़ का जो साइज़ है वो पी के इक्वल होगा और एफ़ की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी, तो इसका मतलब है सी विल बी दी राइट ऑप्शन, ठीक है। चलें नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल स्पीड को। टर्मिनल स्पीड में केस 1 है कि सपोज़ ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट है और ये एक सर्टन हाइट पर है, ठीक है। सर्टन हाइट पे है, यानी आप सपोज़ कि एक बॉल है आपके पास, आप एक हाइट पे खड़े हैं और बॉल आपके हाथ में है और रेस्ट की हालत में है। तो इस केस में इस बॉल पर, इस ऑब्जेक्ट पर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है और वो सिंगल फोर्स है वेट, विच इज़ ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट्स फार्मूला इज W इक्वल्स mg। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। बॉल फॉल करेगी डाउनवर्ड। सेकंड में ये है कि बॉल फॉल कर रही है डाउनवर्ड और ये पॉइंट आपने स्टूडेंट्स माइंड में रखना है कि थ्रू एयर, टर्मिनल स्पीड के केस में एयर प्रेजेंट होती है। स्टेटमेंट में जब भी ये क्वेश्चन या जब भी ये कॉन्सेप्ट आ जाए थ्रू एयर, ए बॉडी इज फॉलिंग थ्रू एयर, तो जब भी थ्रू एयर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपने टर्मिनल स्पीड का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेकर आना है। अगर थ्रू एयर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो फ्री फॉल है और फ्री फॉल में सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट करती है। ये बात आपने याद रखनी है, टर्मिनल स्पीड और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को कब आपने यूज़ करना है। ये बॉल है, इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वेट, ये तो एक्ट करेगा। अब एयर की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि होगी ड्रैग फोर्स, या जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। मैं इसको ड्रैग लिख देता हूँ और इसको FD के साथ डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये एयर की फ्रिक्शन कह लें इसको, एयर की फ्रिक्शन होगी और ये बॉडी की मोशन के ऑपोजिट होगी। बॉल डाउनवर्ड जा रही है तो जो ड्रैग फोर्स है वो इसके ऑपोजिट यानी अपवर्ड मूव करेगी और मैं यहाँ पर FD लिख देता हूँ। ये FD बेसिकली ड्रैग फोर्स है। स्टार्ट में ड्रैग फोर्स देखें यहाँ पर ज़ीरो थी और जैसे जैसे बॉडी डाउनवर्ड आएगी ड्रैग फोर्स जो है वो ज़ीरो से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ करेगी, जबकि वेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन मैं डिराइव करता हूँ। आपके कोर्स में कोई इक्वेशन नहीं है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और डेप्थ के लिए ज़रा मैं डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करना चाहूँ तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे जो कहता है F नेट इज़ इक्वल टू ma। अब नेट फोर्स देखें, दो फोर्सेस हैं, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो इनको हम माइनस करेंगे। वेट जो है वो डाउनवर्ड है, ड्रैग फोर्स अपवर्ड है, बॉडी फॉल कर रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है कि वेट फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स से ज़्यादा है, इस वजह से बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है। तो हम लिखेंगे W माइनस FD इज़ इक्वल टू ma। ये इक्वेशन बनेगी। ये कुछ फोर्सेस के बिहेवियर मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इक्वेशन लिखी है, ठीक है। और ये इक्वेशन आपके कोर्स में किसी जगह पर मेंशन नहीं है, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि W वेट का, ड्रैग फोर्स का और एक्सेलरेशन का बिहेवियर कैसा है, इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, कैसा है, ठीक है। अभी हमने ये देखना है और इस केस में ये भी मैं एक बात लिख देता हूँ, W इज़ ग्रेटर दैन ड्रैग फोर्स। ये इस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं।
देखें वेट जो है ये कांस्टेंट है, ड्रैग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा, आपको ये पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आता है उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब है जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो ड्रैग फोर्स जो है या एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। तो नेट फोर्स इस केस में क्या होगी? अब देखें एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज ये 10 है और ड्रैग फोर्स शुरू में अगर 0 थी तो जो है आंसर 10 आएगा, एम ए इज़ इक्वल टू 10। फिर ये इंक्रीज़ करके 1 हुई इज़ इक्वल टू एम ए, तो ये आ गया 9 आंसर इज़ इक्वल टू एम ए। मैथ कांस्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ड्रैग फोर्स जो है वो हो जाती है 2। अब आंसर क्या आ जाएगा? 8 इज़ इक्वल टू एम ए। जब ड्रैग फोर्स हो जाती है 3 तो ये 7, ड्रैग फोर्स हो जाती है 4 तो 6। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, अब आप मुझे ये बताएं कि नेट फोर्स क्या हो रही है, ये आपने मुझे बताना है। शाबाश, अपने माइंड में ज़रा लेकर आएँ। नेट फोर्स 10, 9, 8, 7, 6। नेट फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ये डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज़। वेट कांस्टेंट है, ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगी जैसे जैसे बॉडी डाउनवर्ड आएगी, और जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज करेगी। और अगर नेट फोर्स डिक्रीज करेगी तो ये एक्सेलरेशन जो है ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैस कांस्टेंट है तो फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन इन दोनों का नेट रिजल्ट है, ये किसी एक फोर्स की वजह से नहीं है। तो नेट फोर्स का जो बिहेवियर होगा वही एक्सेलरेशन का बिहेवियर होगा। तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जो है वो डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, वेट कांस्टेंट है, ड्रैग फोर्स इंक्रीज कर रही है, और जो स्पीड है वो भी इंक्रीज कर रही है। ये पॉइंट्स आपने अंडरस्टैंड करने, अंडरस्टैंड करने के बाद बेशक इनकी क्रैमिंग कर लें, लेकिन अंडरस्टैंड आपने इनको लाजमी करना है। ठीक है, ये सेकंड केस है। इसके बाद हम देखेंगे टर्मिनल स्पीड कैसे अटेन होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ड्रैग फोर्स इंक्रीज कब तक होगी। ये हमारा थर्ड केस है। ड्रैग फोर्स कब तक इंक्रीज होती जाएगी? ड्रैग फोर्स उस वक्त तक इंक्रीज होगी जब तक ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो वेट के इक्वल ना हो जाए। यानी हमने यहाँ पर वेट को 10 कंसिडर किया था ना, तो ड्रैग फोर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब तक ड्रैग फोर्स जो है वो 10 नहीं हो जाती, वेट के इक्वल नहीं हो जाती, ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगी। जब ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगी, जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगी, तो इस केस में देखें जो इक्वेशन हमने बनाई थी इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10, 10 माइनस 10 0। तो इसका मतलब है इस केस में नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। नेट फोर्स जब 0 होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब है स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही। ये कांस्टेंट स्पीड जो है ये बेसिकली टर्मिनल स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा इसके बिहेवियर क्या थे। नेट फोर्स डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, और स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल होगी तब नेट फोर्स 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। ये कांस्टेंट स्पीड जो है ये टर्मिनल स्पीड कहलाती है। ये जो पैराशूटिस्ट होते हैं जब ये फॉल करते हैं, फ्री फॉल करते हैं, जंप करते हैं किसी भी एरोप्लेन से, तो जब ये अर्थ पे लैंड करते हैं तो इनको किसी किस्म की इंजरी नहीं होती। उसकी रीज़न यही है कि उन पर नेट फोर्स 0 हो जाती है और उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है, जिस वजह से उन्हें किसी किस्म की इंजरी नहीं होती। हमारी बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन को फील करती है। जहाँ कहीं एक्सेलरेशन होगा उससे हमारी बॉडी फील करती है।
पैराशूटिस्ट की एग्जांपल सबसे अच्छी है टर्मिनल स्पीड की। और इसके बारे में मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। देखिए स्टार्ट में जब ऑब्जेक्ट को हमने फॉल करवाया तो स्पीड इंक्रीज़ की थी, तो ये इंक्रीज़ जो है ये कर्व लाइन बनेगी, कभी भी स्ट्रेट नहीं बनेगी क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेगा, अचीव कर लेगा, तो ये लाइन जो है ये स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो है जिस पे आप देखें कि ओवरऑल जो v की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ये बेसिकली टर्मिनल स्पीड है। और जब स्पीड टर्मिनल है तो इसकी स्लोप एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और ये जो है इसे लिखता हूँ ओ ए बी। तो आप यहाँ से देखें ओ से ए जो स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, ये चलें एक पॉइंट हम रिवाइज कर लेते हैं। ओ से ए में स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, इसकी स्लोप यानी एक्सेलरेशन यानी इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा। ये बात मैंने आपको अपने जो लेक्चर्स थे उनमें बताई थी कि जब भी कर्व जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस टिल्ट हो रही हो, मूव कर रही हो, तो उसकी जो स्लोप या ग्रेडियंट हमेशा डिक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब है ओ से ए में ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। ये बात अभी हमने पढ़ी, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ होगा और ए से बी में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और वो टर्मिनल स्पीड होगी। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था टर्मिनल स्पीड का। अब इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं टर्मिनल स्पीड से। चलें जी, ये क्वेश्चन है, ए लाइट बॉल इज़ हेल्ड एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ, इट इज़ रिलीज्ड एंड फॉल्स थ्रू एयर। फॉल्स थ्रू एयर आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर हमने टर्मिनल स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इवेंचुअली रीचिंग इट्स टर्मिनल वेलोसिटी उसने बता भी दिया। विच रो डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ बॉल एज इट डिसेंड्स, जैसे जैसे वो डाउनवर्ड मूव कर रही है उसका बिहेवियर क्या होगा। इनिशियली जब रेस्ट पे थी तो सिर्फ वेट की फोर्स एक्सर्ट हो रही थी और वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और उसके बाद जो फाइनल है वो कह रहा है कि इवेंचुअली रीचिंग इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब है उसने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन किया है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन g है, उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होते होते जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो डेट इज़ बाय सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object falls from rest through the air, its velocity increases until it reaches a terminal velocity, which quantity increases until terminal velocity reached। सारे ऑप्शन हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग फोर्स है ये इंक्रीज होगी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स ये भी डिक्रीज होगी और जो वेट है ये कांस्टेंट रहेगा। तो हमने इंक्रीज का बताना है, तो बी इज दी राइट ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्री फॉल स्काई ड्राइवर जम्प्स फ्रॉम अ प्लेन, एज ही फॉल्स देयर इज अ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एंड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, दीज प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट फोर्स बिफोर ही रीचेज द टर्मिनल वेलोसिटी, यानी बिफोर का कॉन्सेप्ट आ गया है। हाउ डू द साइजेज ऑफ द फोर्स चेंजेस। अपवर्ड फोर्स ड्रैग है जो हमेशा इंक्रीज करती है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी है जो सेम होती है, और रिजल्टेंट नेट फोर्स है ये भी आपको पता है डिक्रीज करती है, ठीक है, बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब देख लें, डाउनवर्ड फोर्स जो है वो वेट है वो सेम है, इसका मतलब है सी और डी में से कोई एक ऑप्शन है। डाउनवर्ड फोर्स सेम है, अपवर्ड फोर्स इंक्रीज करेगी और रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी, डेट इज बाय सी इज द राइट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद जो डिस्टेंसेस आएंगे उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला होता है थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं थिंकिंग डिस्टेंस को।
सपोज़ मैं एक कार को ड्राइव कर रहा हूँ, सामने एक सिग्नल है जो रेड हो गया है। अब जब सिग्नल रेड हुआ तो मेरे माइंड में फ़ौरन कहा कि अब ब्रेक अप्लाई करनी है, तो मैंने रिएक्शन देना है, ब्रेक अप्लाई करनी है। सोचने से लेकर ब्रेक अप्लाई करने तक का जो डिस्टेंस कवर होना है ना, वो बेसिकली थिंकिंग डिस्टेंस होता है। यानी मैंने थिंक किया, अभी ब्रेक अप्लाई नहीं की, ठीक है। सोचने से लेकर ये वो मोमेंट जिस पे मैंने सोचा है टू दैट मोमेंट जब मैंने ब्रेक अप्लाई करने लगा हूं, तो वो डिस्टेंस बेसिकली थिंकिंग डिस्टेंस कहलाता है। ये ड्राइवर के रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है। इनकी कुछ डिपेंडेंस वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई डेफिनेशन इसकी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेन इनके पॉइंट्स हैं, इनकी डिपेंडेंस वगैरह, इनको डिस्कस करना है। ये ड्राइवर के रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करती हैं। जो सोचकर जो ब्रेक अप्लाई करनी है ना, ये उसका रिएक्शन टाइम है। अब ये रिएक्शन टाइम जो है ये किस तरह इफ़ेक्ट हो सकता है। ड्राइवर जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, फ़ोन यूज़ करने के वजह से रिएक्शन टाइम जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा ड्राइवर अगर टायर्ड है, थका हुआ है, कोई उसने अल्कोहल या ड्रग यूज़ की हुई है, मैं नहीं करता, मैं कार चला रहा था लेकिन मैं नहीं ये ड्रग्स वगैरह यूज़ करता, अल्लाह माफ़ करे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके अलावा स्पीड ऑफ व्हीकल, इन सब चीज़ों पर थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो थिंकिंग डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल एस इज इक्वल टू वी टी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब मैंने ब्रेक्स अप्लाई कर दी, ब्रेक्स को अप्लाई करने से लेकर स्टॉप होने तक जो डिस्टेंस है ना, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कार के टायर पर, रोड की कंडीशन पर। रोड की कंडीशन क्या हो सकती है, रोड जो है वो वेट भी हो सकती है, रोड जो है ड्राई हो सकती है, रोड आईसी हो सकती है। वेट और आईसी रोड की फ्रिक्शन कम होती है, कार स्किड हो सकती है। उसके अलावा जो ब्रेक्स अप्लाई की हैं उन पर भी ये डिपेंड करती है, मैस ऑफ कार या व्हीकल पर डिपेंड करती है। और ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द स्पीड के, ठीक है। ये जस्ट आपने पॉइंट याद रखना है, तो उससे ये नहीं देखना कि ये प्रूव कैसे हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो थिंकिंग डिस्टेंस के और ब्रेकिंग डिस्टेंस के हैं, जो आपने माइंड में रखने हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ के इफेक्ट होने से स्टॉपिंग डिस्टेंस भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। ए कार ट्रेवल्स अलॉन्ग ए रोड एट 50 किलोमीटर पर आवर, driver applies the same braking force at the same place on a day when surface is dry and then on a day when road is wet. Dry और wet का concept आ गया। On wet surface how many of these distances are greater than on the dry surface? देखिए wetness जो है एक तो braking distance को इफेक्ट करेगी और ब्रेकिंग डिस्टेंस की वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो भी इफेक्ट होगा। थिंकिंग डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करती, तो थिंकिंग डिस्टेंस इनसे इंडिपेंडेंट है, तो दैट इज वाई सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड, रोड इज ड्राई, ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली, ये डिस्टेंस कवर किया है। सेम कार इज ड्रिवन बाय द ड्राइवर वेट रोड इज वेट, ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक सडनली अगेन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वेट रोड इन थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अभी हमने डिस्कशन की वेट रोड का थिंकिंग डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस पे होगा। अब आपने यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रिक्शन के। ये पॉइंट आप याद रख लें, मैं इधर लिख भी दूंगा। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वेट होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगी, फ्रिक्शन कम होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये आप एक पॉइंट याद रख लें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन के, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इनसे रेलिवेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करें,
फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ उसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।